जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों की तैयारी को लगातार और बेहतर बनाने के लिए हमारे कनेक्ट टू एग्जाम लगातार मॉक टेस्ट चल रही है, जिसमें हम मॉक रीजनिंग में मॉक टेस्ट चला रहे हैं। और मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए मतलब आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए होता है। हम जो है अभी जून चल रहा है, जुलाई में हो सकता है आपके जो है एग्जाम के रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के हो सकते हैं नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए और नोटिफिकेशन लगातार आते रहे हैं और एग्जाम भी अब हो सकता है शुरू हो जाए। तो हम बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या है कि जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन्हीं से संबंधित हमने प्रश्न लिया है रीजनिंग के, और वो भी बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो उसी तरह के हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं आज। तो देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। पहले प्रश्न देख रहे हैं, इसमें दिया गया है पासा से दिया गया है। इसमें दिया गया है एक पासे की 3 चीजें दी गई हैं और इसमें पूछा गया है कि अंक 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा। एक पासा क्या होता है, आप लोग लूडो खेले होंगे। लूडो में जो होता है, जो जिससे हम लूडो खेलते हैं उसी को बोलते हैं पासा। और पासे में देखे होंगे 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होती हैं, वही 6 गिनतियां होती है, 6 सतह होती हैं। अर्थात पासे में कितने होते हैं, 6 सतहें होती हैं। कभी होता है उसमें 6 सतहों में कभी अंक लिखा रहता है, कभी उसमें सिंबल्स रहते हैं। तो कई टाइप के उससे प्रश्न बनते हैं। तो उसी टाइप में इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया है एक ही पासे की 3 चीजें दी गई हैं और इसमें पूछा गया है अंक 5 के विपरीत का फलक का पूछ रहा है। तो ऐसे केस में देखते हैं। सबसे पहले हम अगर 3 केस बन रहा है तो इसमें इसका विपरीत फलक के 3 प्रश्न बनते हैं। एक कभी कभी होता है कि पासे की 2 स्थितियां दी गई होती हैं, उसमें 2 स्थितियों में एक सतह कॉमन होता है। कभी होता है 2 सतह कॉमन होते हैं और कभी होता है कोई भी सतह कॉमन ना हो। तो इसमें हमें सबसे पहले हम देखना होता है कि अगर कॉमन दिख रहा है और जो कॉमन दिख रहा है उसका हमें विपरीत कैसे निकालते हैं। अगर पासे की पहली और दूसरी स्थिति को देखें तो इसमें देख रहे हैं 5 दोनों सतह में कॉमन दिख रहा है। पहले और दूसरे में 5 दोनों सतह में कॉमन दिख रहा है और कॉमन दिख रहा है तो हमें विपरीत सतह की याद करने के लिए क्या करते हैं, जो सतह कॉमन है उस सतह से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये 5 है दोनों में, तो 5 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे इस साइड से। तो 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 2, क्लॉकवाइज चलने के बाद दूसरे पासे में चलते हैं। इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 1 6 हो रहा है, 5 1 6। अब देख रहे हैं ये जो दिख रहा है आपको 2 और 6, 3 और 1, ये आपस में जो है विपरीत सतह है। अर्थात 2 का विपरीत सतह 6 है और 3 का विपरीत सतह 1 है और 5 का विपरीत सतह कौन सा होगा। इन 6 स्थितियों में से जो अंक नहीं दिख रहा होगा वही 5 का विपरीत सतह होगा। इन दोनों में कौन सा नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है तो 4 5 का विपरीत सतह है। ये एक केस जो है एक सतह कॉमन है, उस केस में हो रहा है कि 5 का विपरीत सतह 5 हो रहा है, 4 हो रहा है। अब अगर आपको 2 स्थितियां, अगर हम ये पासे की दूसरी और तीसरी स्थिति ले, अगर हम पासे की दूसरी और तीसरी स्थिति को ले तो इसमें ये वाले और इसी को ले तो इसमें देख रहे हैं क्या है, 1 और 6 इसमें भी दिख रहा है, 1 और 6 दोनों दिख रहा है और दोनों में देख रहे हैं क्या दिख रहा है, 1 और 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हमें इससे क्या बोलते हैं, 2 सतह कॉमन। अर्थात ये 6 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी। तो इसी को बोलते हैं हम 2 सतह कॉमन। हमने पहला जो केस बताया वो 1 सतह कॉमन था, अब ये 2 सतह कॉमन का जो प्रोसेस है। तो 2 सतह अगर कॉमन है तो उसमें जो कॉमन सतह है और उसके बाद जो शेष सतह बचे हुए हैं वो आपस में विपरीत सतह होते हैं। अर्थात 1 और 6 के अलावा जो सतह तीसरा है, ये जो तीसरा सतह 5 है और इसमें देख रहे हैं 1 और 6 के अलावा जो है इसमें वाले में 4 है। अर्थात 5 का विपरीत तो ये जो बच रहे हैं कॉमन के अलावा, तो ये 5 और 4 आपस में विपरीत सतह है, 5 और 4 आपस में विपरीत सतह है। तो हमें ये पहला केस हमने देखा इस तरीके से कि एक सतह कॉमन और 2 सतह कॉमन का प्रोसेस देखा। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि 5 के विपरीत अंक का फलक कौन सा होगा। 5 विपरीत फलक इसमें देख रहे हैं 4 हो रहा है 2 सतह कॉमन वाले से, और इसमें वाले से देख रहे हैं 5 का विपरीत सतह 4 हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य हो गया। तो अगर आपको कभी भी अगर 2 सतह कॉमन दिख रहा है तो उसका आंसर बहुत ही आसान होता है, बस जो सतह कॉमन नहीं है उसका जो है वो आपस में विपरीत होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला क्या है प्रश्न। इसमें दिया गया है क्या है, ये अब देख रहे हैं कोई अंक दिया गया है और अल्फाबेट दिया गया है। कोई इस तरीके से लिखा गया है 98S7F का जो है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब और जिसमें बनता है दर्पण प्रतिबिंब और मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं या बोलते हैं मिरर इमेज।
और कभी कभी पूछा जाता है आपके वाटर इमेज पूछा जाता है अर्थात जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, नीचे बनता है, और दर्पण प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा जो अक्षर है अक्षर के दाएं तरफ पड़ता है। कौन सा दर्पण प्रतिबिंब। तो हमें दर्पण प्रतिबिंब केस में क्या बनता, सबसे पहले देखते हैं, इसमें देखते हैं जो अक्षर जो है मिरर के पास में है उसका इमेज भी, जो उसके इमेज में भी जो है वो जो अक्षर होगा वो भी मिरर के पास होगा। इसमें देख रहे हैं क्या होगा, इसका इमेज बनेगा तो जो होगा यम एफ जो है मिरर के पास है, तो जो इसका इमेज बनेगा वो भी एफ जो है मिरर के पास होगा। तो इसमें देख रहे हैं अगर ऑप्शन से देखें तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो रहा है। इसमें देख रहे हैं एफ बीच में किया गया है, इसमें वाले में देख रहे हैं क्या है, एफ लिखा गया है लेकिन यहाँ एफ जो है उल्टा लिखा गया है, एफ उल्टा लिखा गया है तो इसको हम गलत कर देंगे। इसका जो मिरर इमेज बनेगा बस यही, जो सतह पलट जाएगा, बाकी जो है सरफेस नहीं पलटेगा, जो है ऊपर नीचे नहीं होगा। अब इसमें वाला में देख रहे हैं, इसमें वाला में ही एफ जो है मिरर के पास होना चाहिए, तो ये हमारा ये गलत हो गया, तो बचा जो ऑप्शन सही हो गया। अब इसको देख करते हैं क्या हो रहा है, एफ जो है एफ पहले है, इसके बाद 7 है, एस और 8 और 9 है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं, इसलिए क्वेश्चन में बहुत कुछ खास नहीं था, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें प्रश्न में दिया गया है, एक आपको चित्र दिया गया है, चित्र में पूछ रहा है कि इसमें न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या है, अर्थात इसमें बोला गया है आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है, सीधी रेखाओं की संख्या पूछा गया है क्या है। तो ऐसे केस में अगर आपको इसलिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, जितने लाइनें हो रहे हैं आप उसको काउंट कर लीजिए, बस वही आपका तरीका है, इसमें कोई ट्रिक और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गिनते हैं, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहे हैं ये वर्ग में, ये जो फिगर बन रहा है इसको पहले गिनते हैं, इस वाले फिगर को। तो जो बन रहा है आपका वर्ग बन रहा है, पहले वर्ग में कितने बन रहे हैं, ये बड़े वाले वर्ग में कितना बन रहा है लाइनें दिख रहे हैं, 1 2 3 आपकी ये 36 लाइनें हो गई, और क्या होगा 36 लाइनें हो गई। और अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर लाइनें, 1 2 3 4 ऊर्ध्वाधर लाइनें हो गई, 3 36 4 ऊर्ध्वाधर। अब हमारा ये बड़ा वाला जो वर्ग बन गया उसका हमने लाइनों की संख्या गिन लिया। अब देख रहे हैं बीच में भी जो है वर्ग बन रहा है, तो बीच में जो वर्ग बन रहा है इसको भी काउंट कर लेते हैं, कितने बनेंगे 1 2 3 4 लाइनों का प्रयोग किया है ये वर्ग बनाने में, तो टोटल हमें 4 लाइनों को प्राप्त हुआ। अब इसके अलावा जो है और को हमने लगभग जितनी लाइनें बनी थी सबको हमने काउंट कर लिया। अब काउंट करने वाले हमें योग कर लेते हैं कि जितना हो रहा है उतने लाइनों की संख्या होगी, तो 4 4 8 और 8 3 11 लाइनों की इसमें आवश्यकता है, सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, जो ऑप्शन नंबर बी है। और ये देख रहे हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के 2018 का प्रश्न है, तो इससे ऐसे टाइप भी प्रश्न बनते हैं आपके सीधी लाइनों से। अब देखते हैं, इसमें दिया गया है आपके, ये भी फिगर दिया गया है फिगर काउंटिंग से, उसमें दिया गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या पूछा गया है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होता है, जितने स्क्वायर बन रहे हैं उसको काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे फिगर में क्या होता है, आप एक बड़ा फिगर दिया गया है, एक बड़ा वर्ग बनता है, तो ये 1 हो गया, और इसमें वर्गों की संख्या क्या हो गया, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अर्थात क्या हो रहा है, 4 छोटे वर्ग बन रहे हैं और एक बड़ा वाला तो है ही, अर्थात टोटल कितने बन रहे हैं वर्ग कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। 4 छोटे बन रहे हैं और एक बड़ा वाला टोटल लेकर के, तो 5 इसमें वर्ग बन रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। और ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, कब आरआरबी जेई 2019 के प्रश्न में पूछा गया है और एलपी टेक्नीशियन 2018 के प्रश्न में। तो वैसे भी आसान प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे क्या हल करना होता है। अब इसमें देख रहे हैं, ये भी आपको दिया गया है कि इसमें फिगर काउंटिंग का ये भी प्रश्न ऐसे बनता है, और क्या दिया गया है इसमें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रस्तुत चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो चित्र दिया गया है इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपको देखने में ये दिख रहा होगा, कितने त्रिभुज दिख रहा होगा, 1 2 3 4 त्रिभुज दिख रहा होगा। ऑप्शन आप क्लिक करके देख रहे हैं, ऑप्शन में भी 4 दिख रहा है, तो आप ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यही आपका ऑप्शन भारी पड़ जाता है आपके एग्जाम में के लिए। इसमें टोटल 4 त्रिभुज बनकर 4 त्रिभुज न बन के और त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे, ये 4 त्रिभुज तो बन ही रहे थे, 1 2 3 4। अब इसके अलावा अगर देख रहे हैं, ये जो लाइनें खींचे गए हैं इसमें भी त्रिभुज बन रहा है आपका, देख रहे हैं ये 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज, इस लाइन से भी त्रिभुज बन रहे हैं।
अर्थात 4 तो बन ही रहे थे और 3 और बन रहे हैं इस लाइन से, अर्थात टोटल 7 त्रिभुज बन रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से हल कीजिएगा और पहले समझ लीजिएगा क्या पूछा गया, क्या गया है, और उसके बाद इसका जो है सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 7। अब देख रहे हैं आप, घड़ी से प्रश्न पूछा गया है, क्या है कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई है, अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। इसमें आपको बोला गया है कि हर घंटे को हम बोलते हैं एच, तो इसमें बोल रहा है कि एक घड़ी में 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ रही है, था प्लस 5 मिनट आगे बढ़ जा रही है। और इसमें देख रहा है 12 बजे जो है सही समय दिखाया गया था, सही समय सेट किया गया, और 6:30 बजे जो है उसका वास्तविक समय क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या होते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो समय से सेट किया गया है जितना समय दिखा रहा है, टोटल उतने बीच में कितने घंटे हो रहे हैं, और उस घंटे को काउंट करके हम उसके कर लेते हैं। क्या होता है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, 12 बजे से जाएंगे 6:30 बजे तक दिखा, तो 12 से 6:30 बजे तक जाएंगे तो कितने घंटे हो रहे हैं आपके, 6.5 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे हो रहे हैं, 6.5 घंटे हो रहे हैं। और हर घंटे कितने, 12 से, अगर 12 से 6 घंटे दिख जाए, 12 से 6 बजे तक जाए, 12 से 6 बजे तक जाए तो कितने घंटे हो रहे हैं, 6 घंटे हो रहे हैं। और हर घंटे कितने मिनट आगे जा रही हैं, 5 मिनट, तो हर घंटे 5 मिनट, अर्थात 30 मिनट जो है स्टार दिखा जा रहा है, 30 मिनट जो है स्टार दिखा रहा है 6:30 बजे। तो समय, आवासीय समय क्या है आपका, 6:30 बज रहे हैं, और वास्तविक समय में 30 मिनट जो है स्टार दिखा रहा है, 30 मिनट जो है आपको जो स्टार दिखा रहा है उसी को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका, 6 बजे। कितने बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, उसका वास्तविक समय 6 बज रहे हैं, और 30 मिनट जो है, 30 मिनट जो दिख रहा है वो स्टार दिख रहा है, हर घंटे 5 मिनट जो तेज चल रहा है उसके कारण। चलते हैं अब आगे। अब देख रहे हैं ये प्रश्न आपके बहुत ही रेलवे का पसंदीदा प्रश्न है ये, और इसमें बोला गया है कि एक साल में कौन से 2 महीने एक ही कैलेंडर होगा। अच्छा, क्या हो रहा है कि इसमें पूछा गया एक कैलेंडर में 2 महीनों का जो कैलेंडर समान होगा, उस महीने का जो दिन समान होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो महीना दिया गया है, जैसे हम इसे अप्रैल दिया गया है, जुलाई दिया गया है, अक्टूबर दिसंबर दिया गया है, हम इसको देखते हैं अक्टूबर दिसंबर। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम पहले जो महीना दिया गया है पहला अक्टूबर चलते हैं, और दिसंबर से एक महीना जो पहले है नवंबर तक टोटल देख रहे हैं कितने दिन आ रहे हैं, कितने विषम दिन आ रहे हैं। अगर 7 के मल्टीपल पे हो जा रहा है, 7 से भाज्य हो जा रहा है, तो जो है अगला जो है वो महीना, उसके बाद वाला महीना जो है समान होगा। जैसे हम इसको चेक करना होगा कैसे, अक्टूबर और दिसंबर का महीना अगर देखना है समान है कि नहीं समान है, तो अक्टूबर महीना क्या होता है, 31 का होता है, और 31 में जो होता है 31 का महीना होता है, और अक्टूबर के बाद नवंबर तक ज्ञात करना है, तो नवंबर होता है 30 महीना, और दिसंबर का हमें नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि हमें देखना है कौन सा वर्ष है, दिन कौन सा महीना समान है। तो जो महीना अंतिम वाला दिया गया है उससे एक महीना पहले का जो है काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद देखते हैं अगर 7 के भाज्य में है, 7 के गुणज में है, तो वो जो है उसके अगले वाला महीना वो समान होगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 3 इसका जो विषम दिन आएगा 7 से भाग करने के बाद 7 चौक 28, 3 विषम दिन इसमें आ रहा है, और 30 में 7 से भाग करने के बाद 7 चौक 28 2 आ रहा है, अच्छा 5 आ रहा है। 5 जबकि जो है 7 से भाज्य नहीं है, 7 से भाज्य नहीं है, अर्थात ये दोनों महीना आपस में जो है समान नहीं होंगे कैलेंडर में। इसी तरह हम चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अब पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, क्या है, अप्रैल से जुलाई। तो अप्रैल से जुलाई चेक करना है, तो हमें क्या कहाँ तक चेक करेंगे, अप्रैल से जून तक ही, जून महीने तक चेक करना है, क्योंकि जुलाई वाला महीना समान ही होगा अगर 7 के विभाजन में होगा। तो चेक करते हैं, तो अप्रैल क्या होता है, अप्रैल 31 का महीना होता है, और 31 को अप्रैल होता है 30 का महीना, और 30 का महीना होता है विषम दिन 2 दिन। अप्रैल के बाद मई होता है आपका 31 का, और 31 को महीने को 3 विषम दिन होते हैं। मई के बाद जून होता है, जून का होता है 30 दिन का, और 30 दिन के लिए 30 दिन का जो है विषम दिन 2 होता है। और जुलाई का हमें ज्ञात करना, जुलाई जो दिन दिया गया तो उसको हमें नहीं, विषम दिन नहीं ज्ञात करना है। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है,
3 2 5 2 7, 7 हो रहा है। अब 7 को आ रहा है, 7 से 7 डिवाइड करेंगे था तो इसका विषम दिन 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है, 7 से विभाज्य है था जो ये महीने जो है आपस में, इसके जो अगला वाला महीना आएगा अप्रैल के बाद, अप्रैल तो लिया था हमने और उसके बाद जून तक हमने लिया है, जो है 7 के विभाज्य में आया, अर्थात अप्रैल और जुलाई जो है आपस में समान होंगे क्योंकि इसका जो विषम दिन आ रहा है 0 आ रहा है जो 7 से विभाज्य है। अगर इसका नहीं मैच करता तो इस तरह के हम सभी ऑप्शनों को चेक करते हैं, जो 7 के मल्टीपल पे होता वही आपका ऑप्शन सही होता। तो 7 के मल्टीपल पे यही था, हमने इसे ही क्लिक कर लिया। अगर ये भी नहीं होता इसको हम आगे भी चेक करते हैं। अब आपके प्रश्न दिया गया है कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, इसी तरह से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। अब आप लोगों ने घड़ी देखा होगा, जो बेल बजता है उसमें जितने बजते हैं टन 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 अर्थात देखा होगा रेलवे स्टेशनों पे या चर्च में देखे होंगे तो उसमें टन टन की आवाज आती है जो जितने बजते हैं। तो उसमें यही बोला गया है कि 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है। आपने एकिंग नियम पढ़ा होगा, तो एकिंग नियम पढ़ने के लिए क्या बोला गया है, क्या होता है इसमें दिया गया है 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लग रहा है। तो हम पहले एक बार बजने का कितना समय लग रहा है उसको ज्ञात कर लेते हैं। 9/6 सेकंड लग रहा है एक बार बजने में, और आपसे जितना पूछा गया उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा कितना समय हो रहा है। 10 बार बजने में पूछ रहा गया, 10 बार बजने में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको हल करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 3 त्रिका 9, कितना आया 15 सेकेंड जो है 10 बार बजने में 15 सेकेंड का समय लगेगा। और देखते हैं ऑप्शन में कौन सा कहाँ है 15 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये आपका सकता है 15 सेकेंड। तो आपके ये देख रहे हैं रेलवे 2018 के एएलपी के टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है ये। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो यह बहुत ही आसान प्रश्न था, ऐसे ही हल करते हैं। अब चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं क्या हो रहा है आगे प्रश्न में। इसमें दिया गया है, यह भी घड़ी से है और इसमें दिया गया है यदि अभी 1:20 PM हो रहा है तो अब से 58 मिनट बाद कितना होगा। ये भी बहुत ही साधारण प्रश्न है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो है घड़ी के से प्रश्न पढ़ा होगा तो घंटा और मिनट वाला। इसमें क्या वो लिखते हैं 1:20 हो रहा है और आपसे पूछा गया है कि 58 मिनट बाद क्या करते हैं, जो मिनट वाली है उसमें हम जोड़ देते हैं 58 मिनट, और 58 मिनट जोड़ने के बाद जो आ रहा है वही हम हल कर लेते हैं। तो 58 में 20 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 78। 1 घंटा जो है 1:78 हो रहा है। अब हम जो है हमें घंटे के जो कभी भी होता है, हमें पता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड का होता है, ये तो पता ही है। तो 78 मिनट हो रहा है, 78 मिनट और 1 घंटे जो होता है हमें पता है कि 1 घंटा 60 मिनट होता है, और 60 मिनट से जो है 18 मिनट ये ज़्यादा है, तो 60 मिनट जो है ये घंटे वाले में जुड़ जाएगा, जो है 78 है, 78 में जो 60 मिनट जो है इसको हम घंटे वाले में जोड़ देंगे तो इसका 2 हो जाएगा, और बच्चे कितने 18। तो आपका जो समय हो रहा है 2:18, 2:18 PM हो रहा है, यही इसका वास्तविक समय है। 58 मिनट बाद जो है 2:18 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बहुत ही साधारण प्रश्न था, ये हमारे छोटे बच्चे भी हल कर सकते हैं इसको, घंटा मिनट वाला घड़ी के प्रश्न था। अब दिया गया है कि 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। सवा था क्या होता है, जो भी समय होता है उससे 15 मिनट आगे होता है, जो भी समय होता है उस सवा में क्या होता है 15 मिनट आगे होता है, 15 मिनट प्लस। और पौना भी आपने सुना होगा, पौने या पौना कुछ सुना होगा। तो पौना क्या होता है 15 मिनट जो समय दिया होता है उसे 15 मिनट पीछे। जैसे आपसे पूछा गया है 24 घंटे के प्रारूप में, 24 घंटे के साथ क्या बोला होता है 12 के बाद जो है 1 ना बज करके 13 बजेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 24 घंटे के प्रारूप में देखना है, तो 12 के बाद क्या बजेगा 13। तो उसी प्रारूप में पूछा गया कि 4 बजे को 4:15 बजे को किस तरीके से किया जाएगा। तो 4:15 को हम क्या बोल सकते हैं 4:15, 4:15 को 4:15। अगर पौना 4 बोला हो गया था, पौने 4 बोला होता तो पौने के बारे में नहीं बोलेंगे, बोला गया है 4:15, तो 4:15 को हम 24 घंटे के रूप में देखना है। तो 24 घंटे में क्या 12 से कितना आगे है, 12 में जो है जितना दिया जाता है उसमें जोड़ देते हैं, तो 12 4 16 16:15 हो रहा है, कब 24 घंटे के
24 घंटे के प्रारूप में। तो हमारा ऑप्शन कौन से वाले में दिख रहा है, 16:15, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा। अब ये भी प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साधारण क्या है, अब ऐसे प्रश्नों में क्या हमें ध्यान देना होता है, अगर साधारण वर्ष है तो जो है उस वर्ष साधारण वर्ष का जो समान कैलेंडर साधारण वर्ष ही होगा, और अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का जो समान कैलेंडर होगा हमेशा लीप वर्ष ही होगा। तो उसमें देख रहे हैं 2008 जो है लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया हमने, 4 जिस वर्ष का लीप वर्ष ज्ञात करना है उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है, भाज्य हो रहा है, तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो वो साधारण वर्ष होगा। तो ये 4 से पूरी लीप वर्ष हो गया, 4 से कट जा रहा है तो ये लीप वर्ष हो गया। अब लीप वर्ष का इसमें आप तरीका समझ लीजिए, एक ट्रिक याद कर लीजिए। अगर कोई भी लीप वर्ष है और साधारण वर्ष हमें ज्ञात करना होता है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में 52 हफ्ता, एक दिन जो होता है एक विषम दिन होता है। कैसे, 365 में भाग देने पर। ये साधारण वर्ष में हो गया। और लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में यही 52 हफ्ता 2 दिन हो जाता है विषम दिन। क्यों, क्योंकि 366 दिन का होता है लीप वर्ष। अब इसी तरीके से अगर ये विषम दिन हम जोड़ते जाएं, जिस वर्ष में जो है 7 के मल्टीपल पे हो जाए, वो उसके अगले वर्ष वाला जो होगा वो कैलेंडर जो है उस वर्ष के समान होगा। तो हम इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं करेंगे, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक याद कर लीजिए क्या होता है कि अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष जो है कैलेंडर दोहराता है 28 वर्षों बाद। 28 वर्ष बाद जो है फिर से रिपीट होता है लीप वर्ष के केस में। 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो उसमें हमें दिया गया है 2008 का जो है अगर समान कैलेंडर याद करना है तो 2008 में 28 वर्ष जोड़ देंगे। 28 वर्ष बाद जो अगला जो लीप वर्ष आएगा वो 2036 आएगा लीप वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्थात 2036 जो है लीप वर्ष है। और हमने क्या बताया, अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का समान कैलेंडर क्या होगा, लीप वर्ष ही होगा। 2036 भी लीप वर्ष है, जो 28 वर्षों बाद आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई भी अगर कैलेंडर समान कैलेंडर याद करना हो, अगर लीप वर्ष है तो 28 वर्ष बाद फिर से रिपीट होता है। ये आपको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है 12 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में 12 फरवरी को सोमवार होगा था। ये भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 2018 के समान कैलेंडर कौन सा वर्ष होगा। अब इसमें देख रहे हैं क्या, 2018 को जो है साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष को आपको याद करना होगा तो हम बताते हैं कैसे याद करते हैं, और उसका भी एक ट्रिक होता है। इसको भी पहले हम तरीका बताते हैं क्या हो रहा है। तो 2018 के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जो होता है 6 वर्ष बाद 2018 है। 2018 के बाद 6 वर्ष बाद जो होता है, 6 वर्ष जो कैलेंडर होता है वो समान कैलेंडर होता है। ये साधारण वर्ष केस में 2024 6 वर्ष बाद जो है साधारण वर्ष का जो कैलेंडर रिपीट होता है। 6 वर्ष बाद साधारण वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है। तो 2024 में ये रिपीट होगा। तो 2024 में इसका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको अगर हल करना हो तो हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है कोई भी साधारण वर्ष हो उसका विषम दिन क्या होता है, 1 होता है। तो 2018 का क्या हो गया, 2018 का विषम दिन याद करना हो, देखना हो तो क्या होता है, एक हो गया। और 2019 का जो हो गया, 2019 भी जो है साधारण वर्ष है, एक इसका विषम दिन 1 होगा। 20 हो गया आपका विषम दिन। अब 2020 आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जो होता है 2 विषम दिन होते हैं। और उसके बाद 2021 हो गया, 2021 होता है 1, इसमें जो साधारण वर्ष है 1 विषम दिन हो गया। 2022 जो होता है ये भी लीप वर्ष है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब इसको योग कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपका 2 2 2 2 4 2 6 और 1
ये 18 वाला नहीं लेंगे हम, 18 वाला, क्योंकि हमें 18 पता है, तो 18 के बाद 19 वाला लेंगे। 19 है, अभी इसको लेंगे। क्या हो रहा है, 2 1 3 3 2 5 और 2024 को ले रहे हैं। क्या हो रहा है, 2024 लीप वर्ष है, तो इसको जो है विषम दिन क्या होगा, 7, जो विषम दिन होगा 2। अब इसको योग करते हैं, क्या हो रहा है, 1 2 1 3 4 5 2 7, क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। 7 के जो है भाज्य में है, तो 7 के भाज्य पे है, 7 जो है 2018 के जो समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2024। अब ये आपको जो तरीका बताया कि 6 वर्ष बाद 18 वर्ष का जो रिपीट होता है, यही आपका ट्रिक याद कर लीजिएगा। अब आपको ये जो बड़ा मेथड है, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। अब दिया गया है इसमें एक सामान्य वर्ष तथा नॉन लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। तो आपको पता है, हमने क्या बताया, कोई भी साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है क्या, विषम दिन ज्ञात करना होता है। तो साधारण वर्ष में अगर विषम दिन ज्ञात करते हैं, 365 में 7 से भाग करने के बाद 52 पूर्ण सप्ताह, तो इसको नहीं लेते हैं। जो विशेष बच रहा है, क्या बच रहा है, एक जो है बच रहा है, वही आपका एक विषम दिन हो गया, ये साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 1 होता है। अगर लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछा होता, तो वही 366 दिन होता, और 366 दिन में 2 विषम दिन होते हैं। तो इसका आंसर जो है डी सही है। ये भी आसान प्रश्न था, जो कि आपके रेलवे में ही प्रश्न पूछा गया है। और आगे देखते हैं। अब इसमें देखें, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। क्या किया गया है, फ्रैंकी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में है। तो ऐसे प्रश्नों का क्या मतलब होता है, अल्फाबेट सीरीज में जो है इस सीरीज में लगातार क्रम वाइज आएंगे, तो कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जो कि अल्फाबेट के सीरीज में आते हैं, अर्थात जो है ए के बाद बी आता है, उसी तरीके से ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो कि सीरीज में हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या लिखा गया है, फ्रैंकी, FRANC, फ्रैंक लिखा है, फ्रैंक लिखा गया है। तो इसको हम चेक करते हैं, बिना चेक करे ही इसको आगे काउंट नहीं कर सकते कितने ऐसे अल्फाबेट हैं। तो काउंट करते हैं एफ से अगर हम आगे जाएंगे, तो एफ जो है, एफ के बाद आई के बाद जे आता है, जे के बाद एफ के बाद जी आता है, एच आता है, आई आता है, फिर जे आता है, और जे के बाद के आता है। इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, एफ के बाद जो है अल्फाबेट सीरीज में जाने पर जो है के जो है उसके सीरीज में सही तरीके से आ रहा है, क्योंकि GHI जो बीच में गैप है, उसके बाद जो है के आ रहा है। के का स्थान वही है जैसे अल्फाबेट के सीरीज में है, अर्थात हमें जो है एक अल्फाबेट प्राप्त हो गया है जो कि अल्फाबेट के सीरीज में है। अब आगे भी चेक करते हैं। अब आर से चेक करते हैं, आर के बाद देख रहे हैं STUBA नहीं है, तो इसको भी आगे बढ़ते हैं। अब ए के बाद बी के बाद सी आ रहा है, ए के बाद बी के बाद सी आ रहा है, अर्थात देख रहे हैं अल्फाबेट के सीरीज में ये भी आ रहा है, ए के बाद जो है बी के बाद सी आता है, तीसरे स्थान पर सी आता है, और यहाँ तीसरे स्थान पर सी है। इसी तरीके से आपके बाद के आ रहा है, जिसका स्थान जो होता है वही के का है। अब आगे भी चेक करते हैं, इसको हम आगे से भी चेक करते हैं, और पीछे से भी चेक करते हैं कितने मिल जाएं जो कि अल्फाबेट से सीरीज में हो। तो इसमें देख रहे हैं एन के बाद MNOP इसे नहीं है, बाकी ये देख रहे हैं। हम आगे पीछे चेक करेंगे तो टोटल कितने प्राप्त, बस टोटल हमें केवल 2 ही ऐसे अक्षर प्राप्त होंगे जो कि अल्फाबेट के सीरीज में होंगे, जो ए और सी हैं और एफ और के हैं। तो ऐसे कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में बस को ACTVRT लिखा जाता है, और कैट को BDZBSU लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में पुट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है, अर्थात ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले समझना होता है कि किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो उसमें देख रहे हैं बस को कूटबद्ध क्या किया गया है, इसमें देख रहे हैं बस में 3 अक्षर हैं, और जबकि उसका कूटबद्ध क्या किया गया है, 2 4 6 अक्षर में किया गया है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये भी देख रहे हैं इसमें 3 अक्षर है, और इसका जो कूटबद्ध किया गया है वो भी 6 अक्षर में कूटबद्ध किया गया है। अब किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, अब हमें यही चेक करना है, और यही चैलेंज है। तो देखना है क्या हो रहा है, यहाँ बी है, बी के बाद देख रहे हैं इसमें ए आ रहा है, और उसके बाद सी आ रहा है, क्या है, BUS है, और इसको कूटबद्ध किया गया है ACTVRT।
आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा इसमें, क्या कि अगर बी को देखें, बी को लें तो देख रहे हैं बी के पहले क्या आता है, ए आता है, और उसको देख रहे हैं यहाँ बी के पहले ए आता है और यहाँ उसी तरीके से कुर्बत किया गया है ए को। अब देख रहे हैं उसके बाद सी आ रहा है, अर्थात बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो अल्फाबेट सीरीज में सी आ रहा है, इसमें देख रहे हैं कुर्बत सी दिया गया है और बी वाला आसान है ही, अर्थात क्या दिया गया है देख रहे हैं। और इसी तरीके से देख रहे हैं यू, यू को पहले क्या आता है, टी आता है, और यहाँ यू के पहले देख रहे हैं टी लिखा गया है, और यू के बाद क्या आता है, भी आता है, जो कि यहाँ लिखा गया है कुर्बत। तो हमें समझ में आ गया है सीरीज क्या बन रही है, किस तरीके से कुर्बत किया गया है। जो भी अक्षर दिया गया है उसके जो पहले वाला, जो उसके पहले गया एक अक्षर और उसके बाद का अक्षर जो है इस तरीके से कुर्बत किया गया है। तो इसी तरीके से ये भी कुर्बत किया गया है कैट को। कैट के पहले देख रहे हैं, कैट के जो सी के पहले बी आता है और सी के बाद डी आता है, ये इस तरीके से हो गया सी का। अब ए के पहले क्या आता है, जेड आता है, ए के बाद बी आता है, इस तरीके से कुर्बत किया गया है। जब इस तरीके से कुर्बत किया गया है, हमें पता चल गया किस तरीके से कुर्बत किया गया है, तो जो प्रश्न पूछा गया इसको हम देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं पी है, और पी के पहले क्या आता है, पी के पहले क्या आता है, ओ आता है, और पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। अब हमें ऑप्शन से अगर चेक करना होगा तो ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में ओ से प्रारंभ है और बीच में पी है और उसके बाद क्यू है। तो देखते हैं कौन सा वाले ऑप्शन में ओ से प्रारंभ है। ये देख रहे हैं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ओ, और इसमें भी नहीं है। 3 हमारे ऑप्शन गलत जो है, हमने इसको एलिमिनेट कर लिया है। बाकी जो बचा है सी वाले में, सी वाले में देख रहे हैं क्या है, ओ है, क्यू है, टी है, तब हम यही आंसर आपका सही है। अब इसको कुर्बत इस तरीके से देखें तो देख रहे हैं यू है, यू के पहले टी आता है और यू के बाद भी आता है, इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया श्रृंखला। अब टी के भी देख रहे हैं, टी के पहले क्या आता है, एस आता है जो कि यहाँ है, और टी के बाद यू आता है जो कि यहाँ प्राप्त है। तो इस तरीके से हमें इसलिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई जो है निश्चित बेस नहीं होता, किस तरीके से कुर्बत किया जाए ये आपको पकड़ना होता है। और आप पकड़ेंगे कैसे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उससे ही। तो ऐसे आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम लगातार इससे जुड़े रहिए। आप लोगों के सामने लोग रोज अलग अलग नए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जिससे आपको जो है नॉलेज बढ़ता रहे, साथ में आपका जो है दिमाग एग्जाम में काम करे, और स्पीड भी जो है मेंटेन करें, स्पीड जो है और तेजी से काम करें और जो है अधिक स्कोर लाएं। तो कैसा लगा आज का क्लास, हमें आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास अगले दिन। धन्यवाद।